प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में लेंगे भाग। लोक गृह और समृद्धि विषय केंद्रित होगा शिखर सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा होगी 300 सीटों के पार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का करे काम। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। देश में 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में G20 देशों में यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन लोक गृह और समृद्धि विषय पर केंद्रित होगा। इसमें महामारी, वैश्विक स्वास्थ्य गवर्नेंस, आर्थिक बहाली, जलवायु परिवर्तन तथा ऊर्जा संबंधी बदलाव, सतत विकास, खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। G20 में भारत कोविड से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला निर्माताओं के माध्यम से टीके, चिकित्सा विधान निदान की एक समान किफायती उपलब्धता का हिमायती रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और विश्व नेताओं के 26वें अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। G20 सम्मेलन के लिए भारत के शेरपा पीयूष गोयल ने कहा कि G20 देशों का कोविड-19 जांच और वैक्सीन प्रमाण पत्र सहित यात्रा दस्तावेजों की पारंपरिक मान्यता पर हमारे सुझाव को जबरदस्त समर्थन मिला है। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेता यहां रोम में शनिवार और रविवार को मिलेंगे 16वीं G20 समिट के लिए, उनका फोकस प्राइमरीली ग्लोबल हेल्थ और इकोनॉमिक रिकवरी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज पे रहेगा। The G20 nations have endorsed India's position that extensive COVID-19 immunization is a global public good. I'm also happy to share with you that we got tremendous support from the G20 nations for our suggestion on mutual recognition of travel documents, including testing and vaccine certificates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इंटरवेंशंस पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा जोरों से उठाएंगे। भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेके फ्रंट लीडर रहा है। भारत के प्रयास से इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। दूसरा, अपने एम्बिशियस टारगेट्स जो भारत ने अपने लिए सेट किए हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, उसको भी शोकेस करेगा। पर प्रधानमंत्री इस बात पर भी जोर दे सकते हैं कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वो क्लाइमेट फाइनेंसिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर ध्यान दे और उस पर एक एक्शन ओरिएंटेड प्लान लेके आए। कोविड पर प्रधानमंत्री अपना भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना और ग्लोबल प्रोडक्शन हब जो भारत बन चुका है उसकी बात कर सकते हैं। सेकेंड वेव से पहले भारत ने बहुत सारे मुल्कों को वैक्सीन प्रोवाइड की थी और अब भारत जब अपने लोगों को बहुत तेजी से वैक्सीनेट कर रहा है, भारत वैश्विक जिम्मेवारी दोबारा एक बार फिर से लेने को तैयार है। Our efforts in building more consensus and building back the support of all the developed nations towards resilient supply chains and faster recovery of vulnerable economies of low-income and developing countries has been widely appreciated by other G20 members, and we shall continue to represent the voice of the low and middle income countries. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार ने घोषणा पत्र में किए गए लगभग 90% वादे पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस बार 300 सीटें पार करेगी।
आबादी के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा होने में महीनों का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी रणनीति तय करने में शिद्दत से जुटे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि सभी प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता आजकल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और पार्टी द्वारा तय किए गए कार्यक्रमों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ताधारी दल भाजपा भी इस मामले में पीछे नहीं है और शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह लखनऊ में मौजूद रहे, जहां उन्होंने मेरा परिवार भाजपा परिवार सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। मेरा परिवार भाजपा परिवार, मेरा परिवार भाजपा परिवार। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि यहाँ 2017 से पहले सपा बसपा का खेल चलता था और इसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है। कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई, कहे पर बाहुबली। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित शाह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कड़े प्रहार भी किए। उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, बाढ़ आई, आप कहां थे, इसका हिसाब दे दीजिए। मित्रों, ये लोगों ने शासन स्वयं के लिए, परिवार के लिए और ज्यादा से ज्यादा सोच बहुत बड़ी हो गई तो अपनी जाति के लिए किया है, इसके अलावे किसी के लिए शासन नहीं किया। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने जो सरकार चलाई, वो सरकार यूपी के हर गरीब गुरबे के लिए चली है, यूपी के युवा के लिए चली है, यूपी के महिला, दलित, पिछड़े और आदिवासियों के लिए। अमित शाह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने गुंडाराज, भ्रष्टाचार और जातिवाद से मुक्त कर उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। भाजपा ने ये सिद्ध करके दिखाया है कि सरकारें परिवारों के लिए नहीं होती, बल्कि उनका संकल्प गरीब से गरीब परिवार का विकास करना होता है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को अपनी पहचान वापस दिलाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे प्रमुख राज्य बनने की दिशा में बहुत आगे ले जाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ये सिद्ध किया है कि सरकारें जो बनती है वो परिवार के लिए नहीं होती है, सरकारें सूबे के सबसे गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी की। इस बैठक में सांसद और विधायक का चुनाव लड़ चुके जिलों और लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी और वरिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए। अमित शाह का ये दौरा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। भाजपा की तरह ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। यहाँ लगातार बड़े चेहरे दौरे पर दिखाई दे रहे हैं। राज्य में विधानसभा की 403 सीटें हैं। ब्यूरो इनपुट्स के साथ रामेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता संगठन के लोग पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का काम करें। हम लोग अगले एक सप्ताह के अंदर दीपावली के भव्य आयोजन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले प्रत्येक उस परिवार को जो मेरा परिवार भाजपा परिवार इस लक्ष्य के साथ जुड़ना चाहता है, उन्हें जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एकत्र हुए हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, जो लक्ष्य संगठन ने तय किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में प्राण से जुट करके एक समय सीमा के अंदर हर परिवार को भाजपा परिवार के साथ जोड़ने के लिए कार्य करेंगे।
भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दिलाने के उद्देश्य से कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजकों को बुलाया गया था। चुनाव में मिलकर मिशन 2022 की सफलता के लिए इस बैठक में दिशा निर्देश और जीत का मंत्र केंद्रीय गृह मंत्री ने दिया है। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता 107 वर्षीय नारायण जी के पास जाकर अमित शाह ने उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में दीपोत्सव हेतु प्रज्वलित होने वाले राष्ट्रीय गौधन महासंघ नई दिल्ली द्वारा निर्मित गौमय दीपों को अयोध्या ले जाने वाले वाहनों को लखनऊ से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्व और त्योहार पर्यावरण की रक्षा के लिए होते हैं। उन्होंने कहा कि गौमय दीप इस बात को दर्शाते हैं कि हम अपने पर्वों के द्वारा पर्यावरण की रक्षा भी करते हैं और लोगों को गौ संरक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। उन्होंने कहा कि गौमय दीपों के द्वारा एक बड़ी आबादी को आस्था का सम्मान भी हो रहा है और गौ रक्षा भी हो रही है। पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम लोग अच्छे ढंग से अपने पर्व और त्योहारों को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। पर्व और त्योहार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उनके संरक्षण के आधार बनने चाहिए। इसमें तो गौ रक्षा भी हो रही है और गौमय से बनने वाले जो दीप हैं इनके माध्यम से हम एक बड़ी आबादी की आस्था की भी का सम्मान कर रहे हैं और गौ संरक्षण के लिए हर एक व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित सभी किसानों को पूरी मदद देने के लिए प्रतिबद्ध है। बाढ़ और अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा रहा है। उन्होंने संबंधित लाभार्थी कृषकों के बैंक खातों में राहत राशि पूरी पारदर्शिता के साथ अविलंब प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि शासन द्वारा 39 जनपदों झांसी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, गाजीपुर, बहराइच, पीलीभीत, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कुशीनगर, बलरामपुर, जालौन, मुरादाबाद, बस्ती, बाराबंकी, बरेली, वाराणसी, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी, बलिया, गोंडा, बिजनौर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, मुजफ्फरनगर, रामपुर तथा भदोही के बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों के 1,39,863 प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित करने के लिए 48,20,57,668 रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। इसके अतिरिक्त 44 जनपदों के कुल 4,77,581 कृषकों के लिए 159,28,97,496 रुपए की धनराशि पूर्व में आवंटित की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखने के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने राज्यों में पटाखों की बिक्री को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। दीपावली पर इस बार उत्तर प्रदेश में केवल हरित यानी ग्रीन पटाखों की बिक्री होगी। इसके अलावा अन्य पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित होगी। कोर्ट ने सभी राज्यों को कड़ाई से आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि किसी भी तरह की ढिलाई या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 27 शहरों में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। वर्ष 2021 में जनवरी से सितंबर तक इसमें शामिल लखनऊ, कानपुर, आगरा, सोनभद्र, गजरौला, गाजियाबाद, हापुड़, वाराणसी, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, खुर्जा, प्रयागराज, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली, रायबरेली, मथुरा, सहारनपुर, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, मुजफ्फरनगर, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़ और अयोध्या वायु गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित यानी मॉडरेट पाया गया है। उत्तर प्रदेश ने कल एक बार फिर कोरोना टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान रच दिया है। प्रदेश 13 करोड़ कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। प्रदेश में अब तक 9,78,40,183 लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 3,21,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोजें लग चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। और अब बात पेराई सत्र की। प्रदेश का पहला चीनी मिल में हरदोई में पेराई सत्र प्रारंभ कर दिया गया है। डीसीएम श्रीराम हरियावा चीनी मिल के पेराई सत्र का शुभारंभ जिला अधिकारी अवनीश कुमार द्वारा कैन कैरियर में गन्ना डालकर किया गया।
इस चीनी मिल द्वारा पिछले साल 80,000 गन्ना किसानों को 586 करोड़ रुपए गन्ना मूल के समय से भुगतान किया गया था। इससे किसानों ने प्रेरित होकर गन्ने का क्षेत्रफल इस वर्ष बढ़ाया है। मिल के महाप्रबंधक प्रदीप त्यागी ने बताया है कि किसानों से इस वर्ष 205 लाख क्विंटल गन्ना खरीदकर 12% गन्ने से रिकवरी प्राप्त कर लगभग 700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों को भुगतान का लक्ष्य रखा गया है। डीसीएम श्रीराम शुगर ग्रुप के अधिशासी निदेशक और सीईओ रोशन लाल टामक ने बताया है कि सरकार की मंशा के अनुरूप इस चीनी मिल में किसानों के गन्ने की खरीद से लेकर भुगतान की समस्त प्रक्रिया किसानों के हित में पारदर्शी तरीके से की जा रही है। इस वर्ष कृषकों के व्यापक हित को दृष्टिगत रखते हुए शासन की मंशा के अनुरूप चीनी मिलों को शीघ्र चलाने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में कल हरियाणा चीनी मिल का विधिवत रूप से पेराई सत्र का शुभारंभ किया गया है और आज अजबापुर चीनी मिल चलाई जाएगी। इसके साथ साथ लोनी चीनी मिल 2 नवंबर को तथा रूपापुर चीनी मिल 9 नवंबर को चलाई जाएगी। इस वर्ष हमने विशेष प्रयास किया है कि कृषकों को डिजिटल तकनीक के साथ कैसे जोड़ा जाए, जिससे कि गन्ने की पर्ची भेजने से लेकर के खरीद, तोड़, भुगतान और उनकी समस्याओं का निराकरण त्वरित रूप से कैसे किया जा सके। हमारा नाम अरविंद कुमार, निवासी पूर्वा देवरिया, थाना टड़ियावा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई का रहने वाला हूँ, यूपी का। हम किसान हैं, हम गन्ने की खेती करते हैं। गन्ना जो है हमारा हरियाणा चीनी मिल को सप्लाई होता है। पहले जो हमारा पेमेंट होता था बहुत लेट हो जाता था। जब से हरियाणा चीनी मिल में प्लांट लगा है तब से पेमेंट हमारा आसानी से टाइमली हो जाता है। इससे हम किसान बहुत खुशहाल हैं। हमने पिछले वर्ष लगभग 6,000 कुंटल गन्ने की सप्लाई मिल को की थी, जिसका हमें संपूर्ण भुगतान प्राप्त हो चुका है। और इस साल हमें मिल के द्वारा अत्यधिक प्रोत्साहन मिलने से हमने लगभग 10 एकड़ गन्ने की बुवाई इस वर्ष कर चुके हैं और आगे भी हमारी लगभग 10 ही एकड़ गन्ने की बुवाई की तैयारी है। और जब से प्रदेश में यहाँ सरकार आई है तब से किसान खुशहाल है और उसकी समस्याओं का तुरंत समाधान हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी का ड्रीम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का बांदा जनपद में लगभग 80% कार्य पूरा हो चुका है। बुंदेलखंड के 5 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे वास्तव में बुंदेलखंड के लिए वरदान साबित होगा। एक्सप्रेसवे के बनने से यहां के लोगों को न सिर्फ आवागमन की सुविधा होगी बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी विकसित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बुंदेलखंड के चित्रकूट जनपद से 297 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे की नींव रखी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन जाने से उनके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। एक तरफ जहां दिल्ली आगरा जाने के लिए कम समय लगेगा, वहीं पैसे की बचत भी होगी। साथ ही एक्सप्रेस बन जाने से उद्योग विहीन इस क्षेत्र में रोजगार के साधन भी विकसित हो जाएंगे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में वरदान के रूप में साबित हुआ है। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि दिल्ली से लगभग काफ़ी देर से हम लोग अपने स्थानीय आवास तक पहुंचते थे और आज ये बुंदेलखंड के माध्यम से हम लोग कम से कम दूरी में कम से कम समय में ये दूरी तय कर लेते हैं, 7 से 8 घंटे में। योगी सरकार की बहुत अच्छी योजना है, भाजपा की बहुत अच्छी योजना है और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस एक वरदान के रूप में साबित हुआ है बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इससे योगी जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। करीब 100 मीटर दूर से हमारे चक से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकला हुआ है। इससे दिल्ली जाने के लिए, आगरा जाने के लिए बहुत कम समय में आप यात्रा कर सकते हैं। इधर उद्योग धंधे भी खुलेंगे, छोटे छोटे धंधे आप खोल सकते हैं, अपने अपने खेतों में भी खोल सकते हैं। रोड के किनारे ढाबा है, दुकानें हैं, इसी तरह से रोजगार युवाओं को मिलेगा। भाई साहब, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये योगी सरकार जी की बहुत बड़ी योजना है। इससे आवागमन में तो बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी ही और उद्योग धंधे भी इससे विकसित होंगे और यहाँ के लोकल की जनता को इससे रोजगार भी मिलेगा। और आप देखते हैं कि इतनी बड़ी योजना होने के साथ साथ जब आवागमन की सुविधा हो जाती है तो बाहरी जो कंपनियां और इंडस्ट्री होती हैं वो पहले जब उनका साधन पहुंचता है इसके बाद भी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। तो इससे यहाँ की जनता को काफ़ी रोजगार भी मिलेगा और ये मील का पत्थर बुंदेलखंड के विकास और बांदा विकास में साबित होगा।
आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट लिमिटेड ने स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए संस्थान के परिसर में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण में 60 करोड़ रुपए के वित्त पोषण करने के लिए एमओयू समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एमओयू देश में चिकित्सा अनुसंधान और नवाचार के प्रति दृष्टिकोण में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए आईआईटी कानपुर के प्रयास का हिस्सा है। श्री यदुपति सिंघानिया के नाम पर प्रस्तावित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कानपुर के निवासियों के लिए एक देश के अन्य हिस्सों के लोगों को भी लाभान्वित करने के साथ साथ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी स्कूल से जुड़ा होगा, जो कि चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में आईआईटी कानपुर के नवाचारों को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज हमें काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने जेके सीमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत श्री यदुपति सिंघानिया जी, जो आईआईटी कानपुर के एक भूतपूर्व छात्र हैं, 1975 में ग्रेजुएट किया था, उनकी मेमोरी में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्थापित होगा, जो कि आईआईटी कानपुर के स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा रहेगा। आज हम लोग को बहुत खुशी है कि आज हमने ये एमओयू साइन किया है आईआईटी कानपुर और जेके सीमेंट के बीच, जिसमें कि एसएमआरटी द स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हो रही है इन आईआईटी कानपुर। इसमें जेके सीमेंट 60 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करेगा ओवर अगले कुछ सालों में, जिससे कि ये हॉस्पिटल की स्थापना हो सके। वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने राम दीपक बनाकर भाईचारे और एकता से रहने की नसीहत दी है। ये राम दीपक अयोध्या में भेजकर भगवान राम की मर्यादा की सीख पूरे विश्व को देना चाहती हैं। वाराणसी की मुस्लिम महिला फाउंडेशन की अध्यक्ष नाजनीन अंसारी ने बताया है कि वो लोग पूरे अकीदत से भगवान राम के लिए दीपक बनाकर इसको अयोध्या भेजेंगी, जहां पर सरयू के किनारे लाखों दीपों में उन लोगों के बनाए दीपों की भी रोशनी बिखरेगी। ये दीपक पूर्ण रूप से मिट्टी व शुद्ध गंगाजल से बनाए जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं। यहाँ के मुस्लिम महिलाएं इस प्रकार का संदेश देकर हमारी गंगा जमुनी तहजीब को समाज में फैलाने का कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए दीपों को धर्म की नगरी अयोध्या भेजना एक गौरव की बात है। देखिए, हिंदू मुस्लिम महिलाएं मिल करके राम के नाम का दीपक बना रही है। दीपावली आने वाली है। भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे अधर्म पर विजय प्राप्त करके, तो उसमें पूरी अयोध्या ने दीपावली मनाई थी, दीप जलाए गए थे जगह जगह। तो जिस समय भगवान आए थे उस समय तो सारे लोग एक ही थे, न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था। आज उन्हीं के वंशज तो हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। तो आज सब लोग को मिलकर के दीपावली मनानी चाहिए। आज पूरी दुनिया धर्म के नाम पर हिंसा से ग्रसित है, नफरत का माहौल है। पाकिस्तान के जितने पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं, ऐसे में अगर मुस्लिम महिलाओं का एक छोटा प्रयास आज सांप्रदायिक एकता के लिए बड़ा संदेश दे रहा है काशी से, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लोगों के दिलों में नफरत की आग जल रही है, वो इस प्रयास के ठंडे पानी से उसको बुझाया जा सकता है। आज राम नाम रूपी दीपक बनाया जा रहा है, जो गाय की गोबर और मिट्टी से तैयार किया गया है, जो हमारी मुस्लिम बहनें मिल करके तैयार कर रही हैं। ये पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं और गौ संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। ये राम नाम रूपी दीपक हम लोग अयोध्या भेजेंगे। अयोध्या के साकेत भूषण मंदिर में ये दिए जलाए जाएंगे। लाखों लाख दियों के बीच ये 108 दिए, जो मुस्लिम बहनों के प्रेम के रंगों से और आपसी एकता के सौहार्द से जो दिया तैयार किए जा रहे हैं, वो दिए जलेंगे, जगमगाएंगे और नफरत के अंधियारों को मिटाएंगे। जनपद बलरामपुर में प्रधानमंत्री के स्वदेशी अपनाओ की अपील का असर दिखाई दे रहा है। दीपावली त्योहार के लिए लोकल स्तर पर बने सामानों की मांग बढ़ी है। वहीं मिट्टी कला से जुड़े परिवार खुश दिखाई दे रहे हैं। जिले में कुम्हारों द्वारा दीपावली के लिए मिट्टी के दिए और बर्तनों को बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कुम्हारों ने बताया कि सरकार द्वारा प्लास्टिक न प्रयोग करने की अपील से मिट्टी के बर्तनों और अन्य सामानों की मांग बढ़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा हमें इलेक्ट्रिक चाक उपलब्ध कराने से कम समय व कम मेहनत में अच्छा काम मिल रहा है। जिला खादी और ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव सक्सेना ने बताया है कि मिट्टी कला से जुड़े परंपरागत कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दिया जा रहा है। लाइट से बन रहा है, मोटर मिला तब से, और सामान भी जल्दी बनता है, ज़्यादा भी बनता है, और सप्लाई भी उसका ज़्यादा उससे बढ़ गया। उससे प्लास्टिक का फाइबर बंद कर दिया, तब से मिट्टी का बर्तन के लिए ज़्यादा
वो मांग हो रहा, उसका बिक्री भी बढ़ गया सब कुछ। पिछले कुछ साल से मिट्टी का कारोबार कुछ बढ़ा हुआ है, लगभग 1-2 साल से। हम लोग दीपक बना रहे हैं, 1 साल से हमारा लोग का ये मिट्टी का कारोबार चल रहा है, इसी से हमारे लोग का खर्चा चल रहा है। दीपक बन रहा है, कलश बन रहा है, कुल्हड़ बन रहा है, जो दीपावली में लगता है, पूजा का सामान सब बन रहा है। सरकार की तरफ से चाक मिला है, इससे हम लोगों को काम अच्छा मिल रहा है। जैसे काम करो तो थकान नहीं एहसास होता है, काम भी बराबर होता है, घुटन नहीं होता है। वो हाथ वाला चाक था, मिट जाते थे चलाते चलाते। सरकार का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, ये चाक मिलने के कारण। जब से प्लास्टिक बंद हुआ तब से हम लोगों का कारोबार अच्छा चल रहा है और मिट्टी का कारोबार खिलौना उलौना बना रहे हैं। और अगर प्लास्टिक बंद हो जाएगा तो पूरी तरह से हम लोगों को लाभ मिलेगा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोनभद्र जिला मुख्यालय पर एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने 4.5 सालों में जो विकास का कार्य किया है वो गरीब, आदिवासी और आम आदमी के सरोकारों से जुड़ा हुआ है। प्रदर्शनी का आयोजक अपर सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि इस प्रदर्शनी का उद्देश्य प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को न सिर्फ लोगों से साझा करना है बल्कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों से साझा करना है, जिससे वो लाभान्वित हो सकें। केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हेतु यह प्रदर्शनी लगाई गई है और समाज के जो वंचित लोग रह गए हैं, इस प्रदर्शनी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी उनको प्राप्त हो सके और वो इससे लाभान्वित हो सकें, इसका प्रमुख उद्देश्य ये है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है। पंपलेट के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा 4 साल 6 महीने में की गई उपलब्धियों की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश की एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट के जंगलों में मुठभेड़ के दौरान 5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। डकैत के पास से AK-47 व कई हथियार बरामद किए गए हैं। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चित्रकूट में खौफ के एक और अध्याय का अंत हो गया है। वाराणसी में सांस्कृतिक मंत्रालय, दिल्ली संगीत नाट्य अकादमी, बनारस और बीएचयू के कला संकाय के छात्र छात्राओं के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत स्वरधारा कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय सांस्कृतिक राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। इस कार्यक्रम में देश के नामचीन कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी और लोगों ने काफी सराहाया। कार्यक्रम के अंतिम निशा में पद्म श्री मालिनी अवस्थी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत संकाय के छात्र छात्राओं ने शास्त्रीय संगीत की अपनी प्रस्तुति दी। मालिनी अवस्थी ने बताया है कि आज़ादी का 75वां महोत्सव चल रहा है। इस कारण से जो गीत आज़ादी के पूर्व अंग्रेज सरकार के समय गाने प्रतिबंधित थे, आज आज़ादी को महसूस करते हुए आज़ादी के साथ उन गीतों को हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं। और बुलेटिन के अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में भाजपा के मेगा सदस्यता अभियान मेरा परिवार भाजपा परिवार की शुरुआत की। कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा की होगी 300 सीटों के पार जीत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, मेरा परिवार भाजपा परिवार के तहत कार्यकर्ता पार्टी के साथ हर परिवार को जोड़ने का करें काम। और प्रदेश में तेज गति से जारी है कोविड का टीकाकरण। देश में 13 करोड़ से अधिक कोविड वैक्सीन की डोज लगाने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। तो बुलेटिन यहीं पर समाप्त हुआ, लेकिन चलते चलते आपको बताना चाहूंगा कि एक बार फिर दीपावली का त्योहार है, हर्षोल्लास का त्योहार है। खरीदारी करनी है, घर से बाहर निकलना है, लेकिन घर से बाहर निकलना है तो मास्क जरूर पहनना है, कुछ इस तरह से जैसे मैं मास्क पहन रहा हूं। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।